नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने मध्यकालीन भारत के एक वीडियो अपलोड कर दिया हो जहां पे अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसको देखने के पहले आपको उस वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर है। ऑप्शन दिया आपको फर्स्ट बीजापुर में, सेकंड ऑप्शन दिया आपका गोलकुंडा में, थर्ड ऑप्शन दिया आपका हम्पी में और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका जयपुर में। तो आपको सिंपल सा इसका आंसर देना है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। याद रखना है आपको कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर स्थित है हम्पी में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो आपके कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी सन में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में स्थित है का निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी सन में किया था। तीन पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी सन में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में स्थित है और प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी सन में किया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की इक्ता प्रथा किसके समय प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है कि इक्ता प्रथा किसके समय प्रचलित थी। पहला ऑप्शन दिया आपको दिल्ली सल्तनत के समय, सेकंड ऑप्शन दिया आपका मुगलों के समय, थर्ड ऑप्शन दिया आपका चालुक्यों के समय और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका विजयनगर साम्राज्य के समय। तो सिंपल सा बताना है आपको कि जो इक्ता प्रथा थी, इक्ता सिस्टम था, वो किसके समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो याद रखना आपको यहाँ से कि इक्ता प्रथा, इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत के समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है कि भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो भारत में पूछ रहा है आपको कि भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। चार ऑप्शन दिया आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका इब्राहिम लोधी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका सिकंदर लोधी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका सुल्तान लोधी और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका बहलोल लोधी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपको बताना है कि भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोधी। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी और ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, आपको यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि युद्ध के दौरान मारा जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का जो कार्यकाल है वो आपको याद रखना है 1451 से 1526 ईस्वी सन तक था। यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और लोधी वंश का जो शासन काल था वो था आपका 1451 से 1526 तक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। याद रखना है आपको कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और बहलोल लोधी का पुत्र कौन था, सिकंदर लोधी था और सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था और पहला शासक था आपका बहलोल लोधी।
इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अच्छा, और एक बहुत ही ज्यादा आईएमपी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था, तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी सन में बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी सन में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जहां पे बाबर विजयी हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना आपको कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी सन में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जहां पे बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ से यह याद रखना है आपको कि सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महान शासक था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महान शासक था, ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा आईएमपी पॉइंट है ये, कोई भी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और वीडियो कभी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका गयासुद्दीन बलबन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका मोहम्मद तुगलक और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका तुगलक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन, दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक। तो आपको याद रखना है कि किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट टू रिमेंबर। ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना आपको खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर 1296 ईस्वी सन में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके बैठा था, गद्दी पर बैठा था। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि डाक व्यवस्था की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि डाक व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट और बहुत ज्यादा आईएमपी पॉइंट आपको याद रखना है कि सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर के नाम से जाने जाते थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर के नाम से जाने जाते थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है ताकि आप कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सको। तो याद रखना आपको कि खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी सन में अलाउद्दीन ने कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी फिर 1296 में गद्दी पर बैठा था। डाक व्यवस्था की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सिकंदर सानी या फिर दूसरा सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी ही जाना जाता है और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपको कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना है आपको कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1846 से 1847 ईस्वी सन में। सिंपली आपको याद रखना है। सॉरी, ये आंसर नहीं आएगा, इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1848 से 1849 ईस्वी सन के बीच में। सिंपल सा आपको याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 ईस्वी सन के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
और इस सीरीज को कभी आप कंप्लीट देखते हो तो मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16। ये बोल रहा है, पूछ रहा है आपको कि कृष्णदेव राय शासक थे। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर तो सभी को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णदेव राय शासक थे, किस राज्य के शासक थे? बहमनी राज्य के शासक थे, चोल राज्य के शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, या फिर पल्लव के शासक थे? तो आपको बताना है कि कृष्णदेव राय किसके शासक थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, और आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय जो शासक थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको याद रखना है कि 1336 ईस्वी सन में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी सन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसके कुछ अच्छा ठीक है, फिर मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है आपको कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका जबाने हिंदवी को बढ़ावा देकर, सेकंड ऑप्शन दिया आपका खानका की स्थापना कर कर, थर्ड ऑप्शन दिया आपको ईश्वर की एकता का प्रतिपादन कर कर, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका साहित्यिक समन्वय स्थापित करके। तो सिंपल सा याद रखना आपको याद रखना है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जबाने हिंदवी को बढ़ावा देकर। तो आपको याद रखना है सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था जबाने हिंदवी को बढ़ावा देकर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपको कि विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया आपको महानदी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका गोदावरी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका कावेरी, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका तुंगभद्रा। तो यहां से आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के जो भग्नावशेष थे वो किस नदी पर स्थित थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया था आपका महानदी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका गोदावरी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका कावेरी, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका तुंगभद्रा। तो याद रखना है आपको, यहाँ से सिंपल सा याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के जो भग्नावशेष थे वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित थे। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है आपको कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। क्वेश्चन नंबर 19, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका बाज बहादुर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका महाबत खां, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका जहांगीर। तो याद रखना आपको कि जो मांडू की रानी रूपमती थी उनका संबंध था बाज बहादुर से। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा याद रखना है आपको कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध था बाज बहादुर से। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते अपन, एक्स्ट्रा पॉइंट टू रिमेंबर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जहांगीर अकबर का पुत्र था। सिंपल से पॉइंट याद रखना है आपको, ताकि आपकी कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप इजीली बना सको। याद रखना है जहांगीर जो पुत्र था वो अकबर का पुत्र था, जहांगीर अकबर का पुत्र था। सेकंड, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जहांगीर पुत्र था अकबर का, जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है आपको कि जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था। ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने सुनाया था। तो आपको याद होना चाहिए कि अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर ने सुनाया था, जहांगीर ने उनको फांसी की सजा दिया था। और फोर्थ पॉइंट याद रखना कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मीन्स बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जहांगीर अकबर का पुत्र था। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। थर्ड याद रखना है कि जहांगीर ने अर्जुन जी को फांसी की सजा दिया था। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब की मां निम्न में से कौन है।
फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका मुमताज महल, सेकंड ऑप्शन दिया आपका नूरजहां, थर्ड ऑप्शन दिया आपका जोधाबाई और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका अंसारी बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको पूछ रहा है कि औरंगजेब की मां निम्न में से कौन है। तो आपको बताना है कि औरंगजेब की मां कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुमताज महल। मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कभी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था।